प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर आपका पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट 2 का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। ये इस पार्ट की लेखिका है मधु कांकरिया। इस पार्ट में आपके 16 प्रश्न हैं। 16 ही प्रश्न के आंसर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। मेंस एजुकेशन नोट्स फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं हमारे ऐप पर। दोस्तों इसमें आपको संपूर्ण चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं ये आपको याद करने हैं, लिखकर याद करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कृतिका भाग 2 का। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। उत्तर में आपको लिखना है झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक। गंतोक सिक्किम राज्य की राजधानी है। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर यह सीखनी है कि सिक्किम राज्य की राजधानी गंतोक है। इसकी सुंदरता सुबह शाम व रात को देखते ही बनती थी। मतलब कि ये इसकी जो सुंदरता है वो कैसी थी, तो आप लोगों को मनोहारी लिखना है, मनमोहक बताना है। वहाँ रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के जो गुच्छे हैं रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। और इसके अलावा सितारों भरी रहस्यमय रात्रि में लेखिका को यूँ लगा मानो उसका सब कुछ स्थगित हो गया हो। तो ये आप लोगों को इसका पहला प्रश्न जो है इसे उत्तर बताना है। ये गंतोक जो है इस प्रकार से सम्मोहित कर रहा था लेखिका को। इसके बाद में ये आपका दूसरा जो प्रश्न है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पर है। सारे प्रश्नों के उत्तर आप नोट कर लेना, याद कर लेना। गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। मेहनत कश का मतलब होता है मेहनत करने वाले, मतलब कि एक प्रकार से हार्ड वर्क करने वाले, ठीक है ना। यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ड लिखना रहेगा मेहनत कश। ये बादशाहों का शहर क्यों कहा है इसका अर्थ समझिएगा। गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो मेहनत करनी पड़ती है, इसी कारण से मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती है। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं। देखो कितनी मेहनत करते हैं, बच्चे भी बंधे, वजन उनका देखिए। उनकी मातृत्व व श्रम साधना, मातृत्व मतलब मातृ प्रेम, श्रम साधना मतलब मेहनत करने की जो उनकी इच्छा है वो साथ साथ देखी जा सकती है। यहाँ की पहाड़ी ने ही रास्ता बनाती है। सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर उठाती है। हरे भरे बागानों में युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ती है। याद रखना कि चाय की पत्तियाँ तोड़ती है तो वो पीछे जो लगा रहता है उसको बोकू बोला जाता है। बच्चे भी अपने माँ के साथ काम करवाते हैं। अतः गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। ठीक, ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें क्या आपसे पूछा गया है वो आप समझकर कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का पहनना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो समझिएगा, पहला श्वेत, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद। सफ़ेद जो पताका है, ध्वज है, झंडा है, वो क्यों फहराया जाता है इसका अर्थ समझिए। एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। जब किसी बुद्धिस्ट की, मतलब कि जो बुद्ध धर्म को मानने वाला जो गुरु होता है, जो शिष्य होता है, जो आश्रमों में रहते हैं, वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। कितनी? 108। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये स्वयं ही नष्ट हो जाती है। इसका मतलब समझ गए आप, 108 याद रखना है सभी को। इसके बाद में दूसरा देखिए, रंगीन पताकाएं क्यों फहराई जाती है। किसी नए कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं लगाई जाती है। ये कार्य भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ही करते हैं। तो श्वेत पताकाएं तो 108 फहराई जाती है, आपको ये याद रखना है। रंगीन पताकाएं काय के लिए फहराई जाती है, तो ये किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए फहराई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है, जितेन नारगे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। देखो, जो जितेन नारगे ये कौन था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये गाइड था, ठीक है। जो गाइड करने वाले होते हैं ना, उसको गाइड बोला गया है।
तो जितेन नारगे एक गाइड था। लेखिका को निम्नलिखित जानकारी दी। प्रकृति के बारे में उसने बताया, भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया, जनजीवन मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में बताया। तो प्रकृति के बारे में क्या बताया ये समझो। सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ जगह जगह पर पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ हैं। रास्ते वीरान, संकरे, जलेबी की तरह घुमावदार है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर झरने बह रहे हैं और घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। इसके बाद भौगोलिक स्थिति के बारे में क्या बताया। गंगटोक जो कि गंगटोक है 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है। गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है। यहाँ फूलों से लदी वादियाँ हैं। रास्ते में कवि लोंग स्टॉक है जहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। थोड़ा ऊपर हिमालय पर्वत है और रास्ते में 7 सिस्टर्स वाटरफॉल है। ठीक है, वाटरफॉल मतलब झरना। इसके अलावा जनजीवन, यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। ठीक है, स्त्रियाँ व बच्चे सब काम करते रहते हैं। स्त्रियाँ स्वेटर बुनती है, घर संभालती है, खेती करती है, पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कें बनाती है, चाय की पत्तियाँ चुनने बाग में जाती है, बच्चों को अपनी कमर पर कपड़े में बांध कर रखती है। इसके अलावा बच्चे पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। शाम को अपनी माँओं के साथ काम करवाते हैं। उनका जीवन बहुत श्रमसाध्य है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो चुका है कि जो जितेन नारगे है उसने लेखिका को जो सिक्किम है, सिक्किम की वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में ये सारी जानकारियाँ दी है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या पूछा गया है। कवि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। उत्तर में लिखना है कवि लॉन्ग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि ये धर्म चक्र है। सबसे पहले तो याद रखना धर्म चक्र को प्रेयर व्हील भी बोला जाता है। प्रेयर व्हील आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोग आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं, कल्पनाएं एक जैसी है। मतलब कुल मिलाकर जो वहाँ जो धर्म चक्र है उसके बारे में तो बात बताई है, लेकिन हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति के बारे में बताइए कि हमारी जो अनेकता में एकता है यही हमारी शान है। ऐसा यहाँ पर इसके माध्यम से बताने का प्रयास हमें किया गया है। अब इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम देखेंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। जितेन नारगे की गाइड भूमिका के बारे में विचार करते हुए, जो जितेन नारगे थे ना उसने गाइड की भूमिका निभाई थी। और आपको लिखना है कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं, मतलब कि जो गाइड करने वाला होता है उसमें क्या गुण होने चाहिए। तो एक कुशल गाइड को उस स्थान की सबसे पहले तो प्राकृतिक और भौगोलिक स्थितियों की पूरी तरीके से जानकारी याद होना चाहिए। प्राकृतिक और भौगोलिक, वहाँ के रास्ते याद होने चाहिए, वहाँ का मौसम याद होना चाहिए, वहाँ पर क्या स्थिति है सब मालूम उसको होना चाहिए। वे यात्रियों को रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता रहे। दर्शनीय मतलब जो कि देखने लायक जो स्थल है ना उनकी जानकारी देता रहे। वहाँ के जनजीवन की दिनचर्या से अवगत कराए कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। रास्ते में आए प्रत्येक दृश्य से पर्यटकों को अवगत कराए, मतलब जितने भी दृश्य वो देखे पर्यटक उन सबको बताए कि ये यहाँ पर ये है। अपनी कई बात पर भरोसा भी होना चाहिए। वह पर्यटक को कोई गलत जानकारी ना दे। कुल मिलाकर जो पर्यटक है उसको सही जानकारी दे। उसे रास्तों का ज्ञान इस कदर होना चाहिए कि भारी धुंध में भी गाड़ी चला सके। तो ये जितेन नारगे की गाइड की भूमिका से विचार करते हुए एक गाइडर जो गाइड करने वाला होता है, एक गाइड, उसकी जो भूमिका है ये हमें ऐसा उसमें क्या गुण होना चाहिए, ये सभी गुण उसमें होने चाहिए, ये हमने बता दिया है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। देखिए पहला प्रश्न है, हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत होता है। इसके अलावा हिमालय को देखकर आत्मा व आंखें दोनों तृप्त हो जाती है, मतलब बहुत शानदार लगता है, क्योंकि हिमालय पल पल में परिवर्तित होता दिखाई देता है। अर्थात किसी कोण से हिमालय का कोई रूप दिखता है तो किसी कोण से कोई दूसरा रूप दिखता है। कभी बादलों की एक मोटी चादर के रूप में, कुछ समय बादल में दिखाई देता है, मतलब बादल जैसे ही लगता है कभी कभी। कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला लगता है तो देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो जाता है, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। मतलब हिमालय का जो मनोरम दृश्य है वो बहुत ही बेस्ट होता है, मनोहारी होता है, हमें मन को अच्छा लगने वाला होता है।
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे, इसमें आपको बताया है प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। उत्तर में बताना है प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि सारे परिदृश्य को वे अपने अंदर समेट ले, मतलब अपने अंदर समेट लेगा सब कुछ। वो वहाँ का जो दृश्य उन्होंने देखा है, वो जो दृश्य देख रही है, वो सारे दृश्य को याद कर ले, उसे ऐसा अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे अपन सेल्फी ले लेते हैं ना सारी, इस प्रकार से लेखिका चित्र लिखित सी माया और छाया के अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती जा रही थी। उसे लगा कि प्रकृति उसे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों को उद्घाटन करने पर तुली हुई है। मतलब जो प्रकृति के परिवर्तन वहाँ पर होते हुए उसे दिखाई दिए, उन सब को वो अपने मन में समेटना चाहती है। उसकी अनुभूति जो है वो उसे कैसी हो रही है, मनोरम अनुभूति हो रही है। उसके मन को अच्छा लग रहा है, उसके मन को भा रहा है। वो जो पहाड़ी सुंदरता है, वो प्रकृति की जो सुंदरता है, वो हिमालय की सुंदरता है, वो उसके मन को भा रही है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 8 में लिखना रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। मतलब कि प्रकृति का जो सुंदर रूप उसने देखा, तो उसमें दृश्य कौन कौन से हैं जो उनको बहुत अच्छे लगे, वो हमें बताना है। देखो, दो विपरीत दिशाओं के आते छाया पहाड़, मतलब एक पहाड़ इधर एक पहाड़ इधर, दोनों की छाया बहुत बेस्ट लगी ऐसे। इसके अलावा पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों व वादियों के दुर्लभ नज़ारे उसने देखे। सतत प्रवाहमान झरने, हमेशा बहने वाले जो झरने उन्होंने देखे वहाँ पर। इसके अलावा नीचे की ओर वेग से बहती तिस्ता नदी उन्होंने देखी। सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते बादल, मध्यम मध्यम हवा हिलोरे लेते प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल जैसे फूल देखकर लेखिका को लगा कि इतने स्वर्गीय सौंदर्य, मतलब स्वर्ग जैसा सौंदर्य, स्वर्ग जैसी सुंदरता, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य, जिंदा रहने की जंग कितनी कठिन है, यहाँ पर उन्हें बताया है उन्होंने हमें इस पाठ के माध्यम से। उसने पहाड़ी महिलाओं को देखा जो पत्थर तोड़कर संकरे रास्तों को चौड़ा कर रही थी। वे मातृत्व व श्रम साधना साथ साथ कर रही थी, मतलब अपने बच्चों को भी पाल रही थी और उसके अलावा मेहनत भी कर रही थी। तो ऐसा जो प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ पर उन्होंने देखा, जिसका वर्णन उन्होंने बड़े ही ढंग से करा है। अलौकिक आनंद में डूब गई थी महिला, ऐसा आप लोगों को बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन का योगदान होता है। सैलानी मतलब जो घूमने फिरने जाने वाले जो लोग होते हैं, पर्यटक जो होते हैं, उसको सैलानी बोला गया है। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में गाइड व ड्राइवर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही वहाँ के आम लोगों का भी कुछ योगदान होता है जो कि उनकी सहायता करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे, इसमें क्या दिया है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। देखो प्यारे बच्चों, आर्थिक प्रगति जो हमारे देश का आर्थिक विकास है, इसमें आम जनता की अहम भूमिका है। वो इस प्रकार है, सबसे पहले तो आप ये जो लिखा हुआ है इसके माध्यम से तो समझ ही सकते हैं, लेकिन मैं खुद और आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आम जनता मेहनत करती है तो ही देश का आर्थिक विकास होता है, नहीं तो देश का आर्थिक विकास किसी भी तरह से संभव नहीं है। अगर आम जनता अर्थात जैसे किसान, मान लो किसान काम करना बंद कर दे तो पूरा भारत भूखा मर जाए, है ना। तो किसानों को भी काम करना ज़रूरी होता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो भी छोटे छोटे लोग हैं ये जो काम कर रहे हैं, इन्हीं से देश का आर्थिक विकास है, इन्हीं के द्वारा चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है, इन्हीं के द्वारा छोटे छोटे काम किए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा बड़े बड़े काम किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर सड़कें बनानी है तो वहाँ मेहनत करने वाले छोटे लोग होंगे, ठीक है। अगर मान लो खेती में से पैदावार हो रही है तो मेहनत करने वाला किसान होगा। कोई नेता का बच्चा तो आकर मेहनत नहीं कर देगा खेत में। अगर कोई बॉर्डर पर जाएगा तो वहाँ भी किसान का बच्चा रहेगा। कुल मिलाकर जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले जो लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, वही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो उसे आम जनता बोल दिया गया है और आम जनता के कारण ही देश का आर्थिक विकास संभव हो सकता है। इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिखा है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, आप उसको कैसे रोक सकते हैं और आपकी इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। सबसे पहले समझो,
मनुष्य द्वारा पानी का गलत प्रयोग करने से कई स्थानों पर पानी की कमी हो गई है। पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। मनुष्य अपने लाभ के लिए अंधाधुंध वृक्षों की कटाई कर रहा है, जिससे वन समाप्त हो रहे हैं। वनों की समाप्ति के कारण जीव जंतु समाप्त हो रहे हैं। कुछ जानवरों की जातियां विलुप्त हो रही है। मनुष्य ने नदियों का जल प्रदूषित कर दिया है। स्थान स्थान पर पहाड़ों के जल झरनों को एकत्रित करके पर्यटक स्थल बना दिए गए हैं। कुल मिलाकर मनुष्य पहाड़ों को पर्यटक स्थल बनाकर वहाँ प्रदूषण फैला रहा है, जिससे प्राकृतिक क्रियाएं जैसे बर्फ का गिरना कम होता जा रहा है। इन सभी कारणों से प्रदूषण में वृद्धि हुई है। अब हम इसे कैसे रोक सकते हैं, इसके अलावा आप समझो हम इसे कैसे रोक सकते हैं, इसमें देखेंगे। रोकने के लिए कुछ उपाय करने आवश्यक है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति पेड़ लगाए, उसकी देखभाल अपने बच्चे की भांति करे, नदियों में कूड़ा करकट न डाले, अधिक पर्यटक स्थल न बनाए और वातावरण को स्वच्छ रखे। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं? तो प्रदूषण के कारण पहाड़ी स्थानों का तापमान बढ़ गया है, जिससे स्नोफॉल कम हो गया है, बर्फ कम गिर रहा है। ध्वनि प्रदूषण से शांति भंग होती जा रही है, इससे बहरा होने का खतरा बढ़ जाता है। कानों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है। कई लोग बीमार जो व्यक्ति हैं शांति प्राप्त करने व अपने इलाज के लिए एकांत ढूंढते हुए पहाड़ी स्थानों पर जाते हैं, परंतु वहाँ प्रदूषण को देखकर निराशा का सामना करना पड़ता है। प्रदूषण में वातावरण तथा वायु प्रदूषित होती है, जिसके कारण मनुष्य अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इसके अलावा प्रदूषण के कारण मनुष्य खुशहाल व निरोगी जीवन से दूर हो गया है। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। देखो, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी यह पर्यटक स्थल नहीं बना। यदि कोई दुकान होती तो वहाँ लोग जाते, खाते पीते, गंदगी फैला देते, इससे गंदगी तथा प्रदूषण ही फैलता। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहाँ पर वह स्नोफॉल देख पाई। इसका कारण यही था कि वहाँ प्रदूषण नहीं था। इसके अलावा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार से की है? संचय का मतलब होता है संगठित करना, उस जल को रोकना। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ शिलाएँ पिघलकर जल धारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुँचाती है। सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था की है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे, इसमें क्या बताया है? देखो, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? तो देश की सीमा पर जहां तापमान -15 डिग्री सेल्सियस होता है, उस कड़कड़ाती ठंड में फौजी पहरा देते हैं, जबकि हम वहां पर 5 मिनट भी नहीं रुक सकते। वे सर्दी तथा गर्मी में वहीं रहकर पहरा देते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सके। ये जवान हर समय अपनी जान है जो हथेली पर रख कर जीते हैं। सीमा पर पहरा देते समय इन्हें मौसम के साथ साथ खान पान की समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। साथ ही हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। उनके परिवार वालों के साथ प्यार से रहना चाहिए। इस प्रकार से हम जो फौजी हैं उनकी सहायता कर सकते हैं कठिनाइयों में, तो यही हमारा उत्तरदायित्व है। ये पार्ट आपका क्लियर होता है। चैप्टर में 16 क्वेश्चन दिए थे, 16 ही मैंने आपको बता दिए हैं।